सभी को नमस्कार। मैं एस यादव किलोल फिर एक बार आपके साथ। आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर साथियों आप लोगों ने जाना कि किस तरह राइट टू एजुकेशन डेवलप हुआ, उसकी पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बताई और उसके अंदर ये भी बताया कि एक्ट कब बना, कैसे बना और किस नाम से। जैसे हम बात करते हैं पहले बिल बना, बिल के बाद एक्ट बना, एक्ट के बाद क्या बनती है, नियमावली। तो साथियों अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो हमारा राइट टू एक्ट है 2009 की यदि हम बात करें तो देखिए इस एक्ट के अंदर जो अध्याय है हमारे, कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं इसके अंदर। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं 38 धाराएं हैं, उनका मैं विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। साथ में मैं आपको जो हमारी राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई है आरटी की नियमावली उसको इंक्लूड करते हुए, ताकि जो चेंजेज हुए हैं वो साथ में, उसके अलावा मैं अमेंडमेंट भी इसमें साथ में लेके आया हूं, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह अब जो लेटेस्ट जो परिवर्तन किए गए हैं और पूर्व की जो भर्तियां हुई हैं उनमें कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट पूछे गए हैं या कहें हम संशोधन पूछे गए हैं। और वो संशोधन किस तरह से पूछे गए उस चीज का बारीकी से अध्ययन करना है। हो सकता है कि हमारी 2 पार्ट में वीडियो चली जाए, हो सकता है कि एक बहुत लंबा वीडियो भी बन सकता है, लेकिन मैं एक एक चीज पर बारीकी से बात करूंगा इसके एक एक अध्याय पर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप पे अध्याय की। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे नाम और उसके अंदर देखेंगे सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, और फिर मैं एक एक करके एक एक धाराएं आपको बताऊंगा इसके अंदर। और बहुत सारे नियम जो थे हमारे राजस्थान जो नियमावली से बनाए गए थे वो नियमों को भी इंक्लूड करूंगा। तो तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है भाई। हाँ अब बात करते हैं, देखिए अपने इसके अंदर, हाँ देखिए सबसे पहले देखिए जो अध्याय है अपने इसके अंदर, टोटल जो अध्याय उनमें से पहला अध्याय, और पहले अध्याय की साथियों जैसे कि हम बात करें तो इसके अंदर जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक। दूसरे यदि हम बात करते हैं सेकंड अध्याय जिसका नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तीसरे की यदि हम बात करते हैं जिसके अंदर बताए गए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। ये प्राधिकारी जो है ना, ये समझना अधिकारी, स्थानीय लेवल पर जो अधिकारी बनाए गए, जैसे पीओ बनाया गया, ब्लॉक लेवल पर भी बनाए गए सीबीओ, ये क्या कहलाते हैं, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद अध्याय 4 के अंदर देखिए विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। ये सबसे ज्यादा जो अध्याय जो 4 था हमारे किस में जोड़ा गया था, रीट के अंदर। देखिए राजस्थान में रीट के अंदर इस अध्याय के लिए ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम बात करें जो स्कूल व्याख्याता है उसमें तो सारे अध्यायों पर ही जोर दिया गया है, ठीक है। अब आगे का देखिए अध्याय देखते हैं 5। अध्याय 5 के अंदर देखिए कहा गया प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन का पाठ्यक्रम और पूरा किया जाना। दोनों बातें बताई गई है, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम का समय पर क्या किया जाना, पूरा किया जाना, इस पर बात की गई है। अध्याय 6 के अंदर देखिए बाल अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। किसकी बात कही है, बच्चों के जो अधिकार हैं उनको किस तरह से संरक्षित यानी उनको प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। अध्याय 7 जो मुख्य बातें थी वो छूट गई थी, उन बातों को यहाँ पर देखिए इंडिकेट किया गया है अध्याय में, जिसे कहा जाता प्रकीर्ण या उसे कहा गया अन्य मुख्य बातें। तो कहने का मतलब यह है कि हम सर याद कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि अध्याय 7 है, 7 को सबसे पहले तो देखिए आता है प्रारंभिक, ठीक है ना। कोई भी कानून जब प्रारंभ होता है तो उसकी प्रारंभिक विषय वस्तु आती है, जैसे परिभाषाएं, उसका नाम। दूसरे नंबर पर आता है कि हमारा एक्ट जो बना है इसका उद्देश्य क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है इसका उद्देश्य। अध्याय 2 खत्म। उसके बाद आता है तीसरे के अंदर 3 देखिए एजेंसीज के क्या किए गए हैं, वहां पर उत्तरदायित्व निश्चित किए गए हैं। और 3 की यदि हम बात करते हैं सरकार के उत्तरदायित्व, अधिकारी के उत्तरदायित्व और माता पिता। उसके बाद देखिए फिर जब ये तीनों हो जाते हैं 2 और रह जाते हैं जो बच्चे से जुड़े हुए, एक स्कूल और एक उसका टीचर, तो उसका देखिए उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें 5वें नंबर पर जिसमें आता है उस बच्चे का पाठ्यक्रम और उसका समय पर पूरा किया जाना। अध्याय 6 के अंदर बात करें तो उसके अधिकारों की किसकी बात की गई है, संरक्षण की बात की गई है। 7वें नंबर पर आता है प्रकीर्ण। अब हम देखिए एक एक करके इस अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे और आप नोट भी कर लेना इस चीज को, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी देखिए इन चीजों के ले सकते हैं। एक एक बिंदुवार एक एक धारा को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपना अध्याय का नाम क्या है, प्रारंभिक, जो इंग्लिश के अंदर भी लिखा हुआ है। और इस अध्याय में धारा आती है 1,
पहली धारा, अब देखिए, अब आप समझना शुरू करें। सबसे पहले धारा 1 के पहले पार्ट में क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है, किसका नाम? कानून का नाम। क्या नाम है? याद रखना इसके नाम को, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पहली बार। दूसरे नंबर धारा 1 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर शेष भारत के अंदर 1 अप्रैल 2010 से क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये याद कर लेना, एक चीज महत्वपूर्ण है, पूरे देश में कब से लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 से, ये तारीख तय की गई है इसके अंदर, लेकिन J&K में लागू नहीं होगा। अभी आप सोच रहे होंगे और आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर अब लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन से धारा 317 हटाई गई है उस दिन से अब ये कानून के दायरे में आ गया है, यानी अब J&K को क्या बना दिया है? यूटी, यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी को हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो वहां पर अब लागू होगा दोनों टेरिटरी के अंदर, एक लद्दाख और दूसरा कौन सा है? J&K। तो अब लागू होगा कब से? धारा 317 हटने से। हटने के बाद क्या हो गया? लागू हो गया। तो उसके बाद आते हैं नंबर 3 पर। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है, 29-30 में बताया गया है, देखिए धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है, और जो धर्म के आधार पर जो शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे उनके ऊपर RT लागू नहीं होगा। याद रखना इस बात को क्लियर। धार्मिक शिक्षण संस्थानों को इससे क्या किया गया? कानून से मुक्त किया गया है। पहले एक J&K को मुक्त किया गया था, अब वहां तो लागू हो गया। अब बचा किस पर लागू नहीं होगा? धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं धार्मिक शिक्षण संस्थानों में। मुस्लिमों के लिए तो है जैसे मदरसा, लागू होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हिंदुओं के लिए है वैदिक पाठशाला, वैदिक पाठशाला। और ईसाइयों के लिए ईसाई मिशनरी। तो यहां लागू होगा कि नहीं होगा? धार्मिक शिक्षण संस्थान, यही नहीं कोई भी हो जो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत स्थापित की गई है, वहां किसी पर भी लागू नहीं होगा। ये चीजें नोट कर लेना। मदरसे RT के अंतर्गत आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हिंदुओं की वैदिक पाठशालाएं नहीं आएंगी, ईसाई मिशनरी नहीं आएंगी। दोस्तों ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरह से हमारी ये कौन सी धारा थी? फर्स्ट, जिसमें नाम, उसके बाद आता है कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। और उसके बाद धार्मिक शिक्षण संस्थानों को देखिए इस RT से क्या किया गया है? मुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और धारा आती है 2, और धारा 2 के अंदर देखिए डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं। किसी भी कानून को पढ़ने से पहले हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कानून में कुछ ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिसका अर्थ हमें नहीं आता है और हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कई बार। जैसे यहां पर एक एक चीज को मैं बताऊंगा, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, और डेफिनेशन में सबसे पहले आई है समुचित सरकार, होल गवर्नमेंट्स। तो देखिए हमारे देश में 3 सरकारें चलती हैं, और तीनों सरकारों को अलग अलग नाम नहीं लिखकर एक ही नाम दिया गया है इस कानून में, समुचित सरकार। जहां कहीं भी ये नाम आए समुचित सरकार, तो दोस्तों आप समझ लेना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक तो ये सरकार जिसका नाम क्या है? केंद्र सरकार। दूसरा देखिए राज्य सरकार, ठीक है भी। और तीसरा संघ राज्य सरकार, संघ राज्य सरकार। ये बात अच्छे से समझ लेना। और इन तीनों को कानून में एक ही नाम दिया है, और उसका नाम क्या है? समुचित सरकार। दूसरे नंबर पर आया है बालक। बालक के लिए देखिए जो उम्र बताई गई है 6 से 14 वर्ष। तो ये कानून किस पर लागू होगा?
मात्र और मात्र 6 से 14 वर्ष के बच्चे के, 2 साल के बच्चे को इस कानून के दायरे में रखा गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा गया। 16 साल के बच्चे को इस कानून के दायरे में रखा गया है या नहीं? नहीं रखा गया। पहले ही डिफाइन किया गया है, इस चीज को परिभाषित किया गया। बालक जब भी बोले तो बालक का मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष। ठीक है, देखिए 14 सितंबर 2016 को राजस्थान सरकार ने कुछ, देखिए यहां पर अमेंडमेंट आया, क्योंकि यह आदेश आया था भारत सरकार द्वारा, और भारत सरकार से सीधा कहां आया? स्टेट गवर्नमेंट। और वहां पर भी देखिए इस चीज को डिफाइन किया गया है, 6 साल से उम्र घटाकर देखिए कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष। याद रखना इस बात को। अब देखिए प्रवेश की तिथि कितनी कर दी गई है? 5 वर्ष। तो कानून लागू होता है 6 से 14 वर्ष। केवल और केवल प्रवेश के लिए एक उम्र जरूर घटाइए, कितनी कर दी? 5 वर्ष, जिसे मैं आगे फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा याद रखना इस चीज को। उसके बाद देखिए प्रारंभिक शिक्षा, इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन। तो दोस्तों एलिमेंट्री एजुकेशन का जब भी नाम आए, इसका मतलब होता है कक्षा 1 से 8 तक। कईयों के मन में आता है साहब प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी एजुकेशन। और प्राइमरी एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं वो होती है 1 से 5, और 1 से 8 को क्या कहा जाता है दोस्तों? 1 से 8 को कहा जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन, या हम कहें हिंदी में प्रारंभिक शिक्षा। तो ये कानून किसके लिए बना हुआ है? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए नहीं है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। माध्यमिक शिक्षा होती है 9 से 12। तो ये कानून में डिफाइन की ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिन पर हम बात करेंगे। देखिए बालक के प्रकार, इस आरटी जो एक्ट जो है 2009, इसके अनुसार यदि हम देखें 4 प्रकार के बच्चे बताए गए हैं। कितने प्रकार के बच्चे? 4 प्रकार के। कौन कौन? 3 प्रकार के बच्चे, सॉरी। और 3 प्रकार के जो बच्चे हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है असुविधाग्रस्त समूह, जिसे इंग्लिश में कहा गया है डिसएडवांटेज ग्रुप। एक तो ये बच्चा है। बात आती है ये कौन सा बच्चा है? ये बच्चा देखिए जिनको सुविधाएं नहीं मिली, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक, इन बच्चों को देखिए कहा गया है असुविधाग्रस्त बच्चे। ये डिफाइन किया गया, अलग से भी देखिए इनको परिभाषित किया गया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा। और देखिए ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये कौन से होंगे? SC के होंगे, ST के होंगे, OBC के होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, और तीसरे नंबर पर इसमें कहा गया BPL परिवार के बच्चे भी। ठीक है ना। इसके बाद आता है दुर्बल वर्ग, इंग्लिश में कहा गया वीकर सेक्शन। और ये जो दुर्बल वर्ग डिफाइन किया गया है आर्थिक दृष्टि से दुर्बल, आर्थिक दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? और राजस्थान में समय समय पर आर्थिक दृष्टि से इसको बदला गया है। वर्तमान में देखिए राजस्थान में जो यहां पर निश्चित की गई है वो देखिए आय को कितना बनाया गया? 2.5 लाख रुपए से कम आय, 2.5 लाख रुपए से जिस परिवार के बच्चे की आय कम है उस बच्चे को कहा जाएगा दुर्बल वर्ग का बच्चा। तीसरे नंबर पर देखिए निशक्तताग्रस्त जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, चाइल्ड विद डिसएबिलिटी बालक, यानी निशक्तताग्रस्त बालक। तीसरा प्रकार देखिए, आजकल देखिए एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है दिव्यांग जन अधिकार, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम एक्ट, अधिनियम। और ये एक्ट बना है 2016। 2016 के अंदर देखिए ये जो बना हुआ है अधिकार, इसमें 21 प्रकार के बच्चे बताए गए हैं। कितने प्रकार के बच्चे बताए गए? 21 प्रकार के बच्चों को शामिल किया गया है, जिन्हें पहले क्या कहा जाता था? विकलांग बच्चे।
बाद में इन्हें कहा जाने लगा निशक्तताग्रस्त बच्चे, इंग्लिश में चाइल्ड विद डिसएबिलिटी। 2012 में जब इस कानून में संशोधन किया तो इसका नामकरण किया गया था, लेकिन 2016 के अंदर देखिए 12 से यानी सीधे हम कहाँ आते 16 में एक्ट बन गया तो इन बच्चों को एक स्पेशल नाम दिया गया और नाम क्या है, दिव्यांगजन। उस दिन के बाद से इन बच्चों को कहा जाता है दोस्तों दिव्यांगजन बालक। और 21 प्रकार के देखिए मानसिक और शारीरिक रूप से इन बच्चों को पहचान की गई है और 21 प्रकार बताए हैं और उनमें भी कहा गया है कि वो कमी पाए 40% से अधिक तो उसे दिव्यांग श्रेणी में रखा जाएगा। उसके पास, बच्चे के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% किसका, दिव्यांगजन का, तो इसमें शामिल किया गया। तो देखिए आरटी में कितने प्रकार के बच्चे हो गए, 3 प्रकार के बच्चे, एक असुविधाग्रस्त, दूसरा दुर्बल वर्ग आर्थिक दृष्टि से और तीसरा आता है चाइल्ड विद डिसएबिलिटी, निशक्तताजन या दिव्यांगजन बालक। इस बालक की उम्र भी डिसाइड की गई है 6 से लेकर 18 वर्ष। दिव्यांगजन बालक होगा जिसकी उम्र कितनी होगी, 6 से 18 वर्ष। और हमारे जो बच्चे की उम्र थी सामान्यतः 6 से 14 वर्ष। तो ये चीजें भी याद रखना, अगर पूछा जाता है दिव्यांग बालक की उम्र निर्धारित की गई है 6 से 18 वर्ष। ऐसी चीजें आप नोट जरूर कर लेना, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। आगे बढ़ते हैं और देखिए और भी कुछ परिभाषाएं। नंबर 5, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका गठन किया गया हमारे देश में 2005 में, जो बच्चों को क्या प्रदान करता है, संरक्षण प्रदान करता है। फिर आता है संरक्षक या माता पिता, ये होंगे बच्चे के अभिभावक। ये तो क्या होते हैं, अभिभावक। और संरक्षक के अंदर देखिए कहा गया उसका चाचा चाची हो सकते हैं या उसके मामा मामी हो सकते हैं, यानी और भी यदि हम देखें दादा दादी किस में आएंगे, यदि माता पिता नहीं है तो दादा दादी उस बच्चे के अभिभावक कहलाएंगे, बाकी देखिए उसके क्या होंगे, गार्जियंस होंगे। अब आता है स्कूल। स्कूल की यदि बात करें तो कक्षा 1 से 8 और कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों को देखिए यहां बांटा गया है 4 भागों के अंदर। अगर हम विद्यालयों की बात करते हैं तो कितने भागों में बांटा गया है, स्कूल को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। 4 कौन कौन से प्रकार के स्कूल हैं देखिए आरटी के अनुसार। एक स्कूल तो देखिए कहा गया है, जिसे आगे देख लेते हैं, एक को तो कहा गया प्राइवेट या हम कह दें निजी, क्या कह देते हैं हम, निजी स्कूल। दूसरा देखिए सरकारी स्कूल, जिसको क्या कहा जाता है, राजकीय या गवर्नमेंट स्कूल। तीसरा देखिए अनुदानित एडेड स्कूल जिन्हें कहा जाता है, इसमें कुछ हिस्सा तो सरकार का होता है और कुछ निजी लोगों का होता है। ऐसे स्कूलों को अनुदानित या एडेड स्कूल कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष श्रेणी के या खास श्रेणी के विद्यालय स्कूल। सब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आरटी के अनुसार स्कूल कितने प्रकार के हैं। याद रखना आरटी के अनुसार स्कूल है 4 प्रकार। ठीक है भी, एक क्वेश्चन। दूसरा पूछा जाएगा ऐसे कौन से स्कूल हैं आरटी के जिस पर नियम नहीं लागू होते, प्राइवेट, सरकारी, अनुदानित या विशेष। विशेष को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफाइड, क्या कहते हैं हम, और अपनी भाषा में हम कह देते खास श्रेणी के स्कूल। इन स्कूलों को आरटी से क्या रखा गया, मुक्त। इन पर यह कानून लागू नहीं होगा, इन स्कूलों पर कानून लागू नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन स्कूलों को कहा गया खास श्रेणी के विद्यालय। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर ये कौन कौन से स्कूल हैं खास श्रेणी के। देखिए ये खास श्रेणी के स्कूल जो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो है आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, दूसरा है सैनिक स्कूल। ठीक है भी, ये याद रखना ये चीजें। उसके अलावा नवोदय विद्यालय, और इसके अलावा देखिए एक स्कूल और आते केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय जितने भी केवी हैं
वो इसके अंतर्गत नहीं आते। ये देखिए विशेष श्रेणी के स्कूल हैं जो सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जिन्हें घोषित किया जाता है विशेष श्रेणी के स्कूल। और वो विशेष श्रेणी के स्कूल का मैंने आपको क्या दिखाया है, एग्जाम्पल भी दिखाया है। और ये जो विशेष श्रेणी के जो स्कूल हैं, इन स्कूलों को यदि हम बात करें, इन्हें क्या किया गया है, मुक्त किया गया है, कानून से मुक्त। इन पर यह कानून लागू नहीं होगा, बस इतना सीखना है। कितने प्रकार के स्कूल? 4 प्रकार के स्कूल जिन पर यह लागू नहीं होगा कानून। वो कौन से? गवर्नमेंट पे लागू होगा, प्राइवेट पे लागू होगा, अनुदानित पे लागू होगा, खास श्रेणी पर लागू नहीं होगा। अगर ऑप्शन में ये आते हैं ना आरएमएस, सैनिक, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, इन पर लागू है या नहीं? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो अध्याय 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अध्याय 2 के अंदर देखिए जिसका नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या नाम है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों एक चीज को याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से अध्याय में पूछा गया जाए, तो लिख देना अध्याय नंबर 2 में। मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्योंकि कानून का नाम भी ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसका उल्लेख अध्याय 2 में किया गया है। और इसमें देखिए 3 धाराएं हैं, उनमें से धारा 3 नंबर पे देखिए क्या कहा गया है, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई है। अर्थात स्पष्ट लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। याद रखना इस चीज को, यहां डिफाइन किया गया निःशुल्क का अर्थ क्या होता है। निःशुल्क का अर्थ आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है निःशुल्क। निःशुल्क का मतलब होता है 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने में बच्चे का 1 रुपए भी खर्च नहीं होना चाहिए। और जब 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा तो यह कानून की धारा लागू हो जाएगी। इसे लागू करना इतना आसान काम नहीं है। आज आप स्कूलों में देखते हैं बच्चे ड्रेस खरीदते हैं तो पैसे खर्च हो रहे हैं। बच्चे देखिए कॉपियां खरीदते हैं, पेन और पेंसिल खरीदते हैं तो पैसे खर्च हो रहे हैं। तो कानून की इस धारा का उल्लंघन हो रहा है। केवल मैं उनकी बात कर रहा हूं गवर्नमेंट स्कूल्स की, जहां पर देखिए ये कानून को लागू किया गया है। प्राइवेट स्कूल के अंदर तो देखिए खरीदनी पड़ेगी, फीस भी चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वो सरकार के स्कूल नहीं है। लेकिन इसीलिए देखिए राजस्थान जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये कह दिया गया कि बच्चों का जो ड्रेस है 1 से 8 तक निःशुल्क दी जाएगी सबको। दूसरी एक बात कही गई, स्टेशनरी भी फ्री कर दी जाएगी। अब एक बात और आती है इसके अंदर, अगर बच्चे के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में यदि स्कूल नहीं है तो उस बच्चे को देखिए किसी साधन में बैठ के जाना पड़ता है। और जब बच्चा किसी साधन में बैठ के जाता है तो वो किराया लेता है साधन वाला, और किराया लेता है तो बच्चे के आवागमन पर पैसे खर्च हो रहे हैं और इसी धारा का उल्लंघन। इसलिए सरकार ने देखिए एक योजना चलाई है इसी के अंदर कि बच्चे का 1 रुपए भी खर्च नहीं हो। अर्थ में क्या लिखते हैं हम, 1 रुपए भी खर्च नहीं हो। ठीक है। अब देखिए अगर बच्चा किसी साधन में बैठ के जाता है, उसके आसपास स्कूल नहीं है, तो सरकार ने उसके लिए एक योजना चलाई है बच्चे के लिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। और ये जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है, इस योजना में कहा गया 1 से 5 तक का यदि बच्चा देखिए स्कूल जाता है तो उसे 10 रुपए दिए जाएंगे प्रतिदिन हाजिरी पर। ऐसे नहीं कि बच्चा स्कूल ही नहीं गया और उसको पैसे दे दे, नहीं। उसके बाद देखिए 6 से लेकर 8 तक का बच्चा स्कूल जाता है तो उसे दिए जाएंगे 15 रुपए प्रति उपस्थिति पर, प्रति उपस्थिति। ये कब? जब उसके 1 किलोमीटर के दायरे में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है तो, और 2 किलोमीटर के दायरे में अपर प्राइमरी स्कूल नहीं है तो ये शर्त लागू है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। 1ली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा क्या है दोस्तों? निःशुल्क शिक्षा है। अब एक चीज और आती है साहब, अनिवार्य का भी नाम लिया गया है। ये अनिवार्य क्या भला है? अनिवार्य का मतलब होता है देखिए सबसे पहले बच्चे का क्या होना चाहिए? प्रवेश, उसके बाद उसकी उपस्थिति,
ठीक है ना, पहले नाम लिखवाओ, फिर वो डेली स्कूल जाना चाहिए और फिर उसे पास भी होना चाहिए। 8वीं पास तक की पूरी प्रक्रिया कहलाती है अनिवार्य। और एग्जाम में पूछा जा सकता है, अनिवार्य शब्द का अर्थ है प्रवेश, उपस्थिति और पाठ्यक्रम का पूरा होना, और ये क्या कहलाता है, अनिवार्य शिक्षा कहलाता है। तो देखिए मैंने आपको दोनों चीजें बताई, अनिवार्य शब्द का अर्थ भी बताया और निःशुल्क शब्द का अर्थ भी बताया। निःशुल्क का मतलब बच्चे का 1 रुपए भी खर्च नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, धारा 4 और भी महत्वपूर्ण है। धारा 4 में स्पष्ट लिखा है कि देखिए 2 प्रकार के बच्चों के नाम लिखा, अनामांकित, ऐसा बच्चा जिसका आज तक स्कूल में नाम नहीं लिखा गया हो, यानी कभी भी वो एनरोलमेंट नहीं हुआ हो स्कूल में, उसको हम क्या कहते हैं, अनामांकित। दूसरा शब्द देखिए हमारे पास है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि वो बच्चा देखिए स्कूल में नाम तो लिखा गया था कभी, लेकिन आज स्कूल नहीं जा रहा, यानी बीच में ही उसने स्कूल छोड़ दी, ऐसे चाइल्ड को कहा जाता है ड्रॉप आउट। तो 2 हमारे पास हो गए, एक अनामांकित और दूसरा ड्रॉप आउट बच्चे। ऐसे जो बच्चे हमारे समाज में, इन बच्चों को भी स्कूल से जोड़ा जाएगा। बात आती है कि उनको एडमिशन कैसे दिया जाए, तो दोस्तों याद रखना, उनको एडमिशन दिया जाएगा उनकी उम्र के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है कि देखिए बच्चों को प्रवेश दिया जाए, अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों को देखिए किसके अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, उम्र के अनुसार, याद रखना आयु के अनुसार। और कैसे देना है ये मैं सिखाता हूं और समझाता भी हूं। हमारे पास 6 साल का बच्चा आता है, कितनी उम्र है, 6 वर्ष, उस बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा पहली कक्षा में। याद रखना 7 साल का बच्चा आता है आपके पास, तो उसे एडमिशन देंगे आप दूसरी में। 8 साल का बच्चा आता है तो आप उसे एडमिशन देंगे तीसरी क्लास में। ऐसे गणना कर लेंगे हम। 9 वर्ष का बच्चा आता है तो उसे एडमिशन देंगे चौथी में। 10 वर्ष का बच्चा आता है तो उसे एडमिशन देंगे हम 5वीं में। और देखिए 11 वर्ष का बच्चा आता है तो देखिए उसे दिया जाएगा 6ठी में। 12 वर्ष का बच्चा आता है तो 7वीं में। और 13 वर्ष का बच्चा आता है तो 8वीं में। और 14 वर्ष का बच्चा आता है तो भी 8वीं में, क्योंकि कानून कहाँ तक लागू होता है, 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का दोस्तों क्या है, अधिकार। ये गलती कभी मत कर देना कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, उम्र है 10 साल, उसे पहली में एडमिशन दे देंगे, बिल्कुल गलत है। धारा 4 का उल्लंघन हो जाएगा। आयु के अनुसार प्रवेश देना है। और ये अच्छे से गांठ बांध लेना, जब आप व्यवहार में भी काम करेंगे, वास्तविकता में फील्ड में जब काम करेंगे, तो प्रवेश हमेशा उम्र के साथ, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई समझौता नहीं करना है। क्योंकि अभिभावक कहते हैं कि साहब इस बच्चे को कुछ नहीं आता है और ये बच्चा 8 साल का है, क्यों न पहली में ही दे दो इसको प्रवेश, जो गलत है। लेकिन 2016 में इसमें संशोधन किया गया था, जो मैंने पूर्व में बताया, संशोधन। और ये जो संशोधन किया है केवल और केवल पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में। देखिए फर्स्ट क्लास में क्या संशोधन किया गया, पहली क्लास के अंदर देखिए 5 वर्ष के बच्चे को भी प्रवेश दिया जा सकता है। 5 वर्ष के बालक को भी प्रवेश दे सकते हैं केवल पहली में। तो यानी हम यहां ये कर सकते हैं, अब या तो बच्चे की उम्र 5 हो या बच्चे की उम्र हो 6 वर्ष, बच्चा एडमिशन कितने लेगा, फर्स्ट में, वो उसके डिपेंड कर। 2 में नहीं जाएगा, 6 साल का रहेगा पहली में ही। या तो उसके अभिभावक देखिए 5 साल के कोई लिया ही नहीं, तो 6 साल का तो आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। देखिए धारा 5 में स्पष्ट कहा गया है, बच्चे किसी कारणवश से यदि स्कूल से टीसी मांगता है आगे पढ़ने के लिए, किसी दूसरे विद्यालय में जाने के लिए, उसे तुरंत टीसी दी जाए, अर्थात टीसी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है बच्चे को। देखिए ले सकता है, लेकिन इसमें एक बात बताई गई है, टीसी काटना ही तीसरी नहीं है। टीसी काटने के बाद जिस व्यक्ति ने टीसी काटी है वो उस बच्चे को दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाए, नहीं तो वो बच्चा शिक्षा से क्या हो सकता है, वंचित हो सकता है। और अपने रिकॉर्ड के अंदर उसे लिखना पड़ेगा कि इस जिस बालक की आपने टीसी काटी है वह बालक उस विद्यालय में प्रवेश हो गया जिसका एसआर नंबर ये है, ठीक है ना, पंजीयक नंबर ये है। अब देखिए हम अगले अध्याय पर चलते हैं दोस्तों, अध्याय नंबर
3। अध्याय 3 के अंदर देखिए कुछ लोगों के कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, जिसमें 3 है। एक तो हमारे सरकार, दूसरे नंबर पर आता है अधिकारी और तीसरे नंबर पर आता है माता पिता। सरकारें देखिए 2 हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के अधिकार निश्चित किए गए। यहां से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करते हैं धारा 6 के अंदर। धारा 6 के अंदर देखिए कहा गया, समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 3 वर्ष में विद्यालय खोलने का कर्तव्य है। जिस दिन से ये कानून लागू होगा उसके 3 साल में बच्चे के आसपास, कहां पर? बच्चे के आसपास स्कूल खोलना किसकी जिम्मेदारी है? सरकारों की। कौन सी सरकार की? समुचित सरकार, जिसमें तीनों आ जाती है। और इसमें प्रावधान किया गया था 1 किलोमीटर पर, ये राजस्थान में देखिए 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय खोला गया। प्राथमिक विद्यालय खोलना, यह सरकार ने अपनी नियमावली में बनाया। और 2 किलोमीटर पर प्राथमिक की जगह कौन सा स्कूल खोलना? उच्च प्राथमिक स्कूल खोलना, विद्यालय खोलना का प्रावधान है। और ये देखिए कानून में नहीं है, ये कहां पर है? हमारे राजस्थान की नियमावली में। अलग अलग राज्यों ने अपनी अलग अलग नियमावली बनाई है, उसके अकॉर्डिंग वो खोलते हैं देखिए स्कूलों को। अब धारा 7 के अंदर देखिए कि ये स्कूल खोलने के लिए, इसमें टीचर्स लगाने के लिए जरूरत पड़ती है वित्तीय पैसों की। यदि हम बात करें कि इसके लिए आरटी के लिए पैसे प्रोवाइड कौन करवाएगा, बड़ा भारी कंफ्यूज रहता है। धारा देखिए, ये याद रखना 7। मैं अभी एक सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि कभी भी भारत सरकार ने ये अनुपात तय नहीं किया और न फिक्स किया है। तो फिर भी है क्या अनुपात? भारत सरकार ने स्पष्ट कहा सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कि जो जो प्रोजेक्ट जब समय समय पर लागू किए जाते उसके अनुसार पैसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वर्तमान में प्रोजेक्ट चल रहा है समसा समग्र शिक्षा अभियान, उसके अकॉर्डिंग देखिए जो पैसे प्रोवाइड करवाए हैं उसका अनुपात रखा हुआ है 60-40। अगर पूछा जाए और किसके द्वारा है? समसा द्वारा। यह भी कोई फिक्स नहीं है, एक अनुमानित है कि इस आरटी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का जो हिस्सा रहेगा 60% और कभी भी 60 से कम नहीं होगा ये प्रतिशत, और राज्य सरकारों का कितना होगा? 40%। तो ये वित्तीय अनुपात पूछा जा सकता है एग्जाम में, वैसे पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया ही नहीं आज तक। फिर भी देखिए एक अनुपात आता है जो हमारे पास कितना 60-40। क्लियर कर लेना इस बात को, बार बार मैं जोर देके कह रहा हूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं आपको सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं ये डाटा के साथ। धारा 8। अब सबसे पहले हमारे पास आती है समुचित सरकार के दायित्व। सरकारों के क्या दायित्व है, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, चाहे संघ राज्य सरकार हो, उनके दायित्व क्या बताए गए ये परीक्षा में पूछा जाता है। पहला दायित्व देखिए अनिवार्य शिक्षा का, और अनिवार्य शिक्षा के 3 पार्ट बताए थे मैंने अभी, देखिए जस्ट थोड़ी देर पहले। अनिवार्य शिक्षा में सबसे पहले बच्चे का प्रवेश का मतलब होता है नामांकन, यानी सब बच्चे का नाम लिखवाना जरूरी। उसके बाद ठहराव यानी उपस्थिति, यानी हम ये कह सकते हैं उस बच्चे का डेली स्कूल जाना चाहिए। और तीसरे नंबर आता है उसे प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए, यानी 8वीं कक्षा क्या होनी चाहिए? उसकी उत्तीर्ण होनी चाहिए उस बच्चे की। देखिए ये 3 चीजों का अर्थ होता है अनिवार्य शब्द। और ये कौन अनिवार्यता कौन करेगा? सरकारें करेंगी अनिवार्यता, और बच्चे को तीनों अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा को क्या किया जाए? निःशुल्क, सारा खर्चा सरकार उठाएगी, तभी जाकर शिक्षा क्या होगी? निःशुल्क। तीसरा कार्य देखिए भवन यानी स्कूल की बिल्डिंग, शिक्षक यानी मास्टर साहब को लगाना, और शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, ये सब उपलब्ध कौन करवाएंगी? सरकारें उपलब्ध करवाएंगी। नंबर 4 विशेष प्रशिक्षण। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, जो बच्चे ज्यादा उम्र के होने के बाद स्कूल से जुड़ते हैं और बड़ी कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। फिर आता है 5वें नंबर पर देखिए
पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम, करिकुलम एंड सिलेबस, इसका निर्धारण भी कौन करेंगे? समुचित सरकारें ही निर्धारण करेंगी। उतार लेना एक एक चीजें, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, स्कूल की बिल्डिंग, भवन, शिक्षण सामग्री और विशेष प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, और अंत में आता है हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग। स्कूल तय नहीं करती है कि ट्रेनिंग देना है, ये तय करेंगी हमारी सरकारें टीचर्स को कब कब और कितने दिन का प्रशिक्षण देना है। तो किसके दायित्व पढ़ रहे थे हम कि यहाँ पर समुचित सरकार के दायित्व, अच्छे से उतार लेना भैया। अब हमारा जो लोकल अधिकारी है उस अधिकार के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, अधिकारी को भी देखिए बांधा गया है। यहाँ पर अधिकारी की यदि हम बात करें तो उसके द्वारा एक दिया गया हाउस होल्ड सर्वे करवाना, यानी सीधा सा है यहाँ पर हाउस होल्ड सर्वे की। अब जो बात करें वो सर्वे दिया है 3 से 18 वर्ष का। स्कूल खुलता है उससे पहले जून के महीने में एक सर्वे करवाया जाता है, उसे कहा जाता है हाउस होल्ड सर्वे। डोर टू डोर, घर से घर देखिए टीचर जाता है और पता लगाता है कौन बच्चा विद्यालय जाता है और कौन नहीं जाता। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं दोस्तों, उनको विद्यालय से जोड़ने का काम ही क्या कहलाता? हाउस होल्ड सर्वे। उसके बाद देखिए मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग ये करना होता है कि इस अधिकारी के दायरे में कोई बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, कहीं कोई बच्चा स्कूल से छूट तो नहीं गया है, ड्रॉप आउट तो नहीं हो गया है, जिसका नाम नहीं लिखा, उम्र हो गई स्कूल जाने की, लेकिन वो स्कूल से कहीं ना कहीं देखिए वंचित तो नहीं है। तो ये सीधी जिम्मेदारी इस अधिकारी के, उसके एरिया के अंदर, एरिया को कहा जाता है कैचमेंट एरिया। अगर उसके एरिया में एक भी बच्चा छूटता है तो ये अधिकारी जिम्मेदार होगा और उसकी लापरवाही साबित की जाएगी। शैक्षिक कैलेंडर तय करना, अधिकारी द्वारा देखिए अपना पूरा कैलेंडर तय कर दिया जाता है, किस किस महीने में किस तरह के कार्य करना है। और ये कैलेंडर जारी करने का अधिकार किसको है? स्थानीय अधिकारी को, जो शिक्षकों को भी जारी करता है कैलेंडर, कब हाउस होल्ड सर्वे करना है, कब बच्चों के नामांकन करने, प्रवेश तिथि कब तक रहेगी, ये सारी कार्य योजनाएं कौन बनाता है? हमारा स्थानीय अधिकारी। अब आती है धारा 10, और धारा 10 के अंदर देखिए किसका प्रावधान किया गया? माता पिता का कर्तव्य निश्चित किया गया है। जब जब अधिकार दिए जाते हैं तो साथ में कर्तव्य भी तय किए जाते हैं। माता पिता या गार्जियन का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को या बच्चों को स्कूल में क्या दिलाए? प्रवेश, और प्रतिदिन स्कूल भेजे उन बच्चों को तैयार करके, प्रतिदिन विद्यालय भेजे। ये किसका दायित्व तय किया गया है? ये माता पिता का। और धारा 11 में भी देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था कहां पर की है सरकार ने? आंगनवाड़ी। कई जगह इसे बालवाड़ी भी कहा जाता है, बालवाड़ी। तो देखिए ये शिक्षा की व्यवस्था कहां पर की गई है? आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में। 3 से 6 वर्ष का बच्चा यहां पढ़ता है। 6 वर्ष का होते ही उसे एडमिशन कहां दिला दिया जाता है? स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल में उम्र क्या है? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, इस तरह से ये आप देख रहे हैं यहां पर धाराएं कितनी हैं हमारे पास। यदि हम बात करें, धाराएं हमने पढ़ी हैं 1 से 11 तक। अब देखिए हम इसका सेकंड पार्ट और बना लेते हैं ताकि धाराएं हमें आसानी से रिवाइज हो जाएं। और इसका देखिए अब सेकंड तो क्या कहेंगे, थर्ड पार्ट आएगा, और थर्ड पार्ट के अंदर हम धारा 12 से पढ़ेंगे। और कहां तक पढ़ेंगे? 38, और साथ में एक अनुसूची भी है, उस अनुसूची का भी अध्ययन करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। नए वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों।